नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खास अमित शाह ने लाख कोशिश की कि किसी तरह से, किसी सूरत से नीतीश कुमार को 2024 तक अपने साथ बिहार में रखा जाए, 2024 तक। लेकिन नीतीश कुमार 7 बार के मुख्यमंत्री 8वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। वो मोदी और शाह के इस ट्रैप में नहीं आए, या यूं कहें कि वो गुजरात लॉबी के सारे खेल को भांप गए थे और आखिरकार उन्होंने आज साथ छोड़ा और देश में राजनीति की एक नई धारा की शुरुआत की है बिहार से। और दिन भी अगस्त क्रांति का है, ऐतिहासिक दिन। अब इससे पहले कि मैं ये बताऊं आपको कि नीतीश के इस फैसले के बाद अब देश में आगे क्या होने जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आज तेजस्वी ने एक बहुत जबरदस्त बात कही है। और ये जो बात है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं है छोटी सी, एक एक लफ्ज पे आप गौर करिएगा। डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। जी हाँ, साफ इशारा है तेजस्वी का अमित शाह के लिए, मोदी के लिए, गुजरात लॉबी के लिए कि जो डरते हैं उन्हें डराते हैं सीबीआई से, ईडी से, और जो बिकते हैं यानी बिक सकते हैं उनको खरीद लेते हैं। जिस तरह से शिवसेना के साथ, विधायकों के साथ उन्होंने मुंबई में किया और जगह किया। लेकिन नीतीश को ना डरा पाए और नीतीश को ना खरीद पाए, क्योंकि ना डरने को तैयार थे नीतीश कुमार, ना बिकने को। और यहीं पर अमित शाह, भाजपा के चाणक्य की हार हो गई। मैदान यहीं पर हार गए वो बिहार का। अब दोस्तों, अंदर की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि 2024 तक, यानी लोकसभा के चुनाव तक, नीतीश कुमार और उनकी जेडीयू बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के छतरी के नीचे रहे बिहार में, और एक्सपेक्टेड नंबर्स उनको लोकसभा चुनाव के लिए बिहार से मिले, जिससे कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले सके। अब जो मोदी सोचते हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं अमित शाह। अमित शाह ने कई बार उन्होंने चक्कर काटे पटना के। और जहां तक मेरी जानकारी है कि पिछली बार कुछ दिन पहले जब अमित शाह पटना पहुंचे और अपने पार्टी के नेताओं से मिले, विधायकों से मिले, मंत्रियों से मिले, वो समय चाह रहे थे नीतीश कुमार से, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें समय नहीं दिया। और तब उन्होंने ये कहा प्रेस से कि 2025 तक, जी हाँ, अगला इलेक्शन जो होगा विधानसभा का, उसके चेहरा भी, जी हाँ, एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार होंगे। एक तरह का एक प्रलोभन दिया। लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा था? अंदर ही अंदर ये हो रहा था, पहले तस्वीर देख लीजिए, फिर मैं अंदर की बात बताता हूँ। इनकी तस्वीर देखिए, ये साहब हैं RCP सिंह, बड़ा बवाल बचा है। लेकिन जो अंदर की जानकारियां हैं और खासकर जेडीयू के खेमे से जानकारियां, RCP सिंह अमित शाह के फ्रंट थे और ये कई विधायकों के संपर्क में थे। और ऐसा भी कहा जाता है कई धन्ना सेठ पट्टा में रुके थे, करोड़ों रुपए की बोलियां लग रही थी, ऑफर हो रहा था, पैसा ऑफर हो रहा था। तो एक तरफ विधायकों को अपनी तरफ खींच रहे थे, यानी आप कह सकते हैं महाराष्ट्र पार्ट 2 की तैयारी थी, और दूसरी तरफ गुड ह्यूमर में रखा जा रहा था अगले 1.5 साल तक नीतीश कुमार को। तो एक तरफ आप देखें कि अमित शाह का जो एक चेहरा था वो उनको गुड ह्यूमर में रख रहा था, उनको चाह रहा था कि वो किसी तरह से 2024 तक साथ में लालू के साथ ना जाए, और दूसरी तरफ जेडीयू को खत्म करने की कोशिश थी। वही बात जो जेपी नड्डा ने पटना में जाके की कि हमारा एजेंडा है कि हम चाहते हैं कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी की तरह उभरे, क्योंकि विपक्षी दलों का अब कोई भविष्य नहीं। यानी साफ शब्दों में कि विपक्षी पार्टी की इनिंग्स खत्म हो चुकी है, यानी भारत विपक्ष मुक्त देश की तरफ बढ़ रहा है। और अगर आप ये नक्शा अगर आप देखें तो आपको और यकीन हो जाएगा। ये नक्शा है जो मेजर अलाइज है, बीजेपी की जो मेजर अलाइज है। मैं छोटे सहयोगी दलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संजय निषाद या अनुप्रिया पटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेजर अलाइज की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने प्रदेश में सत्ता में जो रहे हैं। जैसे पंजाब में अकाली दल,
एक पुराना सहयोगी अटल जी और आडवाणी जी के समय से। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के समय से महाराष्ट्र में, बल्कि यूं कहूं मैं कि बाला साहब ठाकरे ने ही अटल और आडवाणी यानी बीजेपी को महाराष्ट्र में पायदान रखी, उनके लिए कदम रखने की जगह दी, स्पेस दी, और वहीं से बीजेपी की राजनीति महाराष्ट्र में शुरू हुई। शिवसेना का क्या हाल हुआ आपको पता है, खत्म कर दिया। अकाली दल किसान आंदोलन में उनको निपटा दिया गया, और बिहार में जेडीयू, एक पुराना लय जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम से, जिसका बड़ा एहतराम अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, उसको भी खत्म कर दिया। तो ये जो ऑपरेशन है कि आप जितने भी सहयोगी दल हैं उनको खत्म करना चाह रहे हैं, नीतीश इस पूरे गेम प्लान को, नीतीश और उनके जितने भी विधायक और सांसद हैं, या यूँ कहें लल्लन सिंह से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक, ये भांप चुके थे कि होने क्या जा रहा है 2024 के बाद। और आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति मोदी और अमित शाह की ये है कि ये साहब जो हैं रामदास अठावले, कई बार इन्होंने, आपने इनकी शेरो शायरी सुनी होगी सदन में, अपनी शेरो शायरी के लिए बहुत मशहूर है। एकमात्र मंत्री हैं और सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं सहयोगी दल के रूप में। यानी जिस अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 13 दलों की सरकार थी, हर बड़ा नेता जहां अटल बिहारी वाजपेयी के साथ था, आज मोदी के साथ कद्दावर नेताओं में अगर आप कहें नेशनल लेवल पे अठावले साहब बचे हैं। ये स्थिति बयान कर रहा है मोदी और शाह की नीति और नीयत की। अब दोस्तों, नीतीश कुमार ने मोदी से दामन छुड़ा लिया है, अमित शाह से दामन छुड़ा लिया है, आज़ाद हो गए हैं, और उनका साथ बिहार की जितने भी गैर भाजपा पार्टी हैं सबने दिल खोल के दिया है, पूरी बाहें खोल दी हैं नीतीश कुमार के लिए। ये उनके कद को बयां करता है, ये उनकी पर्सनैलिटी, जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, ये उसको इस्टेब्लिश करता है। जो सपोर्ट उनको मिल रहा है सोनिया गांधी से लेकर आप कह सकते हैं नवीन पटनायक और यहाँ तक कि अखिलेश यादव तक, सब के सब जितना भी विपक्ष है, चाहे उस लेफ्ट पार्टी हो, इवन ममता बनर्जी हो, सब के सब नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं आज की तारीख में। ये उनका कद बयां करता है। लेकिन ये नौबत क्यों आई, अगर आप इसमें जानने में आपकी अगर दिलचस्पी है तो मैंने कई वीडियोस बनाए पिछले 6 महीनों में। कई ऐसे वीडियो हैं स्टार्ट से लेकर अब तक जहां आपको सारी गणित पता लगेगी कि नीतीश कुमार के साथ कैसा खेल खेला जा रहा था और नीतीश कुमार किस तरह देश की राजनीति को बदल सकते हैं। तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आप माइक्रो लेवल पे जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि विस्तार से सारी चीज़ों को समझें, तो आप एक एक करके जब भी फुर्सत मिले इन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं कह सकता हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, जब मैंने शुरू में ये वीडियोस बनाए थे तो बीजेपी का बड़ा दबाव आया था कि आप ये क्या दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, और काफ़ी मुझे ट्रोल किया गया। लेकिन आप इन वीडियोस में हकीकत समझ सकते हैं कि अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो पिछले 6 महीने से जो रिपोर्टिंग हो रही थी आपके लिए, उसमें कितनी सच्चाई थी। सवाल अब ये है, व्हाट नेक्स्ट? नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? तो बताता हूं, पहले ये वीडियोस पे एक नज़र मार लीजिए। अब दोस्तों, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम हैं, वो पलट गए, वो बीजेपी से का साथ छोड़कर वो लालू यादव की गोद में बैठ गए। इस तरह की बातें हो रही हैं। हकीकत ये है कि उनको मुख्यमंत्री बनने की अब कोई रुचि नहीं है। 8वीं बार शपथ लेना मुख्यमंत्री की, वो कोई प्रतिस्पर्धा में कोई नया रिकॉर्ड नहीं बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री में उनकी कतई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अमित शाह ऑफर उनको कर ही रहे थे 2024 तक एटलीस्ट। दरअसल वो एक तरह से उकता गए थे। जो नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, जो तौर तरीके हैं, जो उनका आप कह सकते हैं कि संविधान की परवाह न करना, जहां पर जितनी संस्थाएं हैं देश में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सीबीआई और ईडी जैसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, जिस तरह से इस देश में दमन किया जा रहा था और कहीं ना कहीं संविधान को ताक पर रखा जा रहा था, ये जो एक तरह की सियासत मोदी और शाह की थी, इसके विरोध में नीतीश कुमार आगे आए और उनकी इस पीड़ा पर भी मैंने वीडियो बनाया। अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि आइडियोलॉजिकल बैटल क्या था, पॉलिटिकल बैटल क्या था, ये आपको उसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन
अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। मेरी जो जानकारी है अंदर की, और यहाँ पर मैं तारीफ़ करूँगा इस शख्स की, राहुल गांधी। दिल वाकई बड़ा है। जिस शख्स को कभी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ऑफ़र की गई हो और उसने ठुकरा दिया हो, मनमोहन सिंह के दौर में, याद करिए 2011-12, उस शख्स ने एक प्रस्ताव दिया है और अभी इस पर आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। मैं कोई दावा नहीं कह रहा, लेकिन सूत्र ऐसा बताते हैं कांग्रेस के कि राहुल गांधी चाहते हैं कि इनको यूपीए का चेयरमैन बना दिया जाए। यूपीए जिस धड़े में आप कह सकते हैं लालू प्रसाद की पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है और तमाम पार्टियां हैं, वो चाहते हैं कि यूपीए का इनको चेयरमैन बना दिया जाए। सोनिया गांधी स्टेप डाउन करें, नीतीश कुमार चेयरमैन बने और वहीं से बैटल ऑफ 2024 शुरू होगा। और शायद आने वाले दिनों में आप इसमें कोई ना कोई आधिकारिक रूप से बयान जरूर पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे। अब सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि समर्थन का पहला पत्र जो मिला उनको, वो कांग्रेस की तरफ से मिला और तेजस्वी तो उनके साथ पहले से ही थे। लेफ्ट पार्टियां भी आ गई थीं, क्योंकि कहीं ना कहीं लेफ्ट पार्टी से भी अच्छे संबंध नीतीश कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होंगे, जी हाँ, हिंदी पट्टी का एक निष्कलंक राजनीतिक करियर वाला नेता जब मोदी के सामने खड़ा होगा तो समीकरण बहुत दिलचस्प होंगे। और उसका एक कारण ये है कि हिंदी पट्टी में भी उन्हें सपोर्ट करने वाले कई नेता हैं। मिसाल के तौर पर हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, जो इस वक्त ईडी और सीबीआई का आप कह सकते हैं तूफान झेल रहे हैं। उनके कई विधायक तोड़े जा रहे हैं, कांग्रेस को वहाँ तोड़ा गया। आप ये देख ही रहे हैं उठापटक जो हो रही है। हेमंत सोरेन उनको सपोर्ट करते हैं। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, उसके नेता विपक्ष अखिलेश यादव उनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा दूर चलते हैं तो नवीन पटनायक से बहुत अच्छे रिश्ते नीतीश कुमार के हैं और नीतीश कुमार का कोई बैर ममता बनर्जी से भी नहीं है। दोनों की अच्छी ट्यूनिंग है। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर साउथ के बहुत से लीडर्स, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो केसीआर हो या उनका बेटा केटीआर हो, और फिर उद्धव ठाकरे नीतीश कुमार के नए फैन हैं, नए चाहने वालों में से हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बाजी खेली है, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लगता है कि उनको नई ऑक्सीजन मिली है और बीजेपी का बदला बिहार में लिया गया। जी हाँ, पाटलिपुत्र में लिया गया। बीजेपी महाराष्ट्र का जो बदला है बीजेपी से, वो नीतीश कुमार ने लिया, ऐसा उद्धव ठाकरे सोचते हैं। तो एक ऑल इंडिया सपोर्ट है जहाँ तक नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा सेटल होने के बाद, तो बेचैनी जो है वो दिल्ली दरबार में बढ़ेगी। अब दोस्तों, जिसके पास ईडी हो, सीबीआई हो, अदालतें हो, मीडिया हो, कॉरपोरेट हो, थैली हो, ताकत हो, उनसे टकराना आसान बात नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जिस तरह से मोदी और शाह से सीधे सीधे टकरा गए हैं, उनके कलेजे की, उनकी हिम्मत की तारीफ करनी होगी और कहना होगा कि वाकई जेपी के असली शिष्य का रूप आज अगस्त क्रांति के दिवस पर दिखा है। एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि आने वाली जो राजनीति है देश की, बहुत दिलचस्प होने जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको रोज़ाना उसका अपडेट देता रहूँ कि देश में क्या क्या हो रहा है। और अगर आज जो बिहाइंड द कर्टन्स प्ले हो रहा था, अगर आप उस पर थोड़ा सा दिलचस्पी रखना चाहते हैं कि किस तरह ये चीज़ें हुई, किस तरह से समीकरण बने, जेडीयू क्या हो रहा है, आरजेडी क्या हो रहा है, किस तरह का जो है वो मंत्रिमंडल होगा, अगर आपकी इसमें दिलचस्पी है तो आज आप मेरी ये जो लाइव टॉक्स थी अशोक वानखेड़े साहब के साथ और बिहार के हमारे एक्सपर्ट अभिषेक कुमार के साथ, आप वो देख सकते हैं इस लिंक पर जाके। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।